आज की इस ट्रेनिंग सेशन में हम बात करेंगे कृमियों के बारे में, उसके दुष्प्रभाव के बारे में, कृमिनाशक दवाओं के बारे में कि कौन सी सिचुएशन में कौन कौन से कृमिनाशक हमको देना चाहिए, कैसे कैसे फ्रीक्वेंसी में देना चाहिए। जब हम कृमिनाशक दवाएं किसी एनिमल को देते हैं तो किन किन बातों का हमको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इसके दुष्प्रभाव के बारे में। अगर हम दुष्प्रभाव की बात करें तो सबसे बड़ा इसका दुष्प्रभाव है खून की कमी। जिस किसी भी एनिमल में कृमि लग जाता है उसमें जनरली खून की काफी ज्यादा कमी हो जाता है, क्योंकि वो जो कृमि है वो उनके उस पर्टिकुलर एनिमल के खून पे ही डिपेंडेंट रहता है। और ऐसे में जब कृमि उस एनिमल के खून पे ही डिपेंड करेगा तो वो उनके खून को वो चूसता है, जिसके वजह से उस पर्टिकुलर एनिमल में खून की कमी हो जाती है, जिसको हम लोग एनीमिया भी बोलते हैं। और एक समय के बाद वो एनिमल इतना कमजोर हो जाता है कि उसके बाद उसका डेथ भी हो जाता है। अगर हम इसके दूसरे दुष्प्रभाव की बात करें तो दूसरा दुष्प्रभाव है दस्त का होना। आप कई बार ये देखे होंगे, एक्सपीरियंस किए होंगे कि जो कोई भी एनिमल में कृमि लगता है उनको बहुत ज्यादा दस्त होता है और दस्त में बदबू भी आने लगता है और दस्त का कलर भी चेंज होता है। आप कई बार काले कलर का दस्त भी करते देखे होंगे। अगर एक एनिमल को बार बार दस्त हो रहा है, फ्रीक्वेंटली उसको दस्त हो रहा है, तो दस्त की वजह से उसके बॉडी में बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है और इसी डिहाइड्रेशन की वजह से उसके बॉडी में पानी की कमी की वजह से एनिमल कमजोर हो जाता है और लास्ट में उसका डेथ हो जाता है। और इसका तीसरा दुष्प्रभाव है एनिमल का भूख का मर जाना, क्योंकि ये कृमि जनरली उसके पेट में निवास करता है और पेट में रहने की वजह से वहां का जो वातावरण रहता है उस पेट के अंदर का उसको पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देता है और उसके वजह से एनिमल का भूख भी पूरी तरह से मर जाता है, जिसकी वजह से एनिमल अच्छे से खाना नहीं खाता और लास्ट में कमजोर होकर उसका डेथ हो जाता है। अगर हम इसके अगले दुष्प्रभाव की बात करें तो अगला दुष्प्रभाव है विकास का रुक जाना। जी हाँ फ्रेंड, जिस भी किसी एनिमल में कृमि लगता है उसका जनरली जो डेवलपमेंट है, उसका जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा रुक जाता है। कई सारे आप एनिमल्स देखे होंगे जो जिसका एज तो बहुत ज्यादा रहता है लेकिन जब साइज देखेंगे तो काफी छोटा रहता है, उसका पेट नीचे से ऐसा फूला हुआ रहता है, उसका जो हेयर है बहुत ज्यादा रफ रहता है। क्योंकि होता क्या है, जब कृमि उसके पेट में रहता है तो जो कोई भी पोषण वो पर्टिकुलर एनिमल बनाता है उसको वो कृमि चूस लेता है, उसको पूरा कृमि यूज कर लेता है। उसकी वजह से जो एनिमल को एग्जैक्टली जो पोषण चाहिए वो नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर एनिमल का डेवलपमेंट रुक जाता है। अगर हम अगले दुष्प्रभाव की बात करें तो उसमें दूध की कमी हो जाता है, क्योंकि अगर एनिमल के बॉडी में अगर कोई पोषण ही ना हो, उसके बॉडी में एनर्जी ना हो, तो कैसे एक एनिमल दूध को बना पाएगी। इसीलिए ऐसे एनिमल्स में जिसका कृमि का इन्फेस्टेशन बहुत ज्यादा है, कृमि का जिसमें प्रभाव बहुत ज्यादा है, उसमें दूध भी कम हो जाता है। अगर हम अगले दुष्प्रभाव की बात करें तो अगला दुष्प्रभाव है प्रजनन की कमी। ऐसे एनिमल जिसमें बहुत ज्यादा कृमि का लोड रहता है, ऐसे एनिमल जनरली बार बार रिपीट होता है, एक बार में गाभिन नहीं हो पाता और कई बार तो अगर गाभिन हो भी गया तो उसका एबॉर्शन भी हो जाता है, जिसकी वजह से एक फार्मर को बहुत ज्यादा नुकसान सहना पड़ता है। इसका अगला दुष्प्रभाव है ये एनिमल के चमड़े को और उसके मांस की क्वालिटी को खराब कर देता है, क्योंकि ये कृमि दो टाइप का होता है। एक कृमि इंटरनल पैरासाइट है जो उसके पेट के अंदर में रहता है, उसके बॉडी के अंदर में रहता है, और एक कृमि है जो उसके बॉडी के बाहर में रहता है, मींस उसके चमड़े में चिपका रहता है, जैसे टिक्स है, जैसे किलनी है, फ्रीस है, लाइस है, ये सब चीजें। तो ये अगर उसके बॉडी में उसके चमड़े में चिपका तो पूरे उसके चमड़े की क्वालिटी को भी खराब कर देता है, और उसके मांस में उसके बॉडी के अंदर में उसके मांस की क्वालिटी को भी ये खराब कर देता है। तो फ्रेंड्स, ये तो रहे कृमियों के दुष्प्रभाव के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि कितने टाइप का ये कृमि होता है। जनरली ये कृमि 3 टाइप का होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला है पत्ता कृमि, बिल्कुल पत्ते के ये साइज का है, आप देख सकते हैं फर्स्ट में जैसे पत्ता रहता है ये वैसी है। दूसरा है फीता कृमि, ये फीता की तरह बिल्कुल लंबा है, आप यहाँ देख सकते हैं कितना ये लंबा चौड़ा है। और तीसरा है ये गोल कृमि, ये बिल्कुल एक राउंडेड ये स्ट्रक्चर है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसके थोड़ा नीचे जाके हम और देखते हैं कैसे दिखता है एग्जैक्टली। ये देख सकते हैं आप, ये पहले नंबर में ये पत्ता कृमि है, दूसरे नंबर में यहाँ पे ये फीता कृमि, और तीसरे नंबर में यहाँ पे ये गोल कृमि है। चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर कौन कौन से सिचुएशन में एक पर्टिकुलर एनिमल को हमको कृमिनाशक दवाएं देना चाहिए। ऐसा फार्मर आप कभी भी ये गलती ना करें कि जब आपकी मर्जी आए किसी एक पर्टिकुलर एनिमल को आप कृमिनाशक दवाएं दे दिए, जितने मात्रा में आपको लगा उतने मात्रा में दे दिए, बार बार दे दिए, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि अगर ऐसे आप किसी भी पर्टिकुलर एनिमल को बार बार कृमिनाशक दवाएं देंगे और अपने तरीके से कुछ भी सोच समझ कर देंगे तो एक समय के बाद उस दवाई के अगेंस्ट में उस कृमि के लिए एक रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, जिसके वजह से आप बाद में कितनी भी दवाइयां उस पर्टिकुलर एनिमल को देंगे, बिल्कुल एनिमल ठीक ही नहीं होगा। इसीलिए कृमिनाशक दवाओं का उपयोग बहुत ही सोच समझकर और एक अच्छे डॉक्टर के देखरेख में ही करना चाहिए। जनरली हम एनिमल को
3 टाइम ये कृमि देने का सुझाव देते हैं। पहला है दूध छुड़ाने के बाद, क्योंकि जब बच्चा माँ का दूध पी रहा होता है तो दूध की वजह से भी उस बच्चे में कृमि चले जाता है। और दूसरा कि जब बच्चा पीते रहता है तो वो कभी कभी माँ को ही चाटना, कभी उसके बाल को चाट रहे हैं, कभी उसके पैर को चाट रहे हैं, कभी मुंह को चाटते रहते हैं, कभी वो जमीन को चाटते रहते हैं, इसकी वजह से उसके पेट में कृमि आ जाता है। तो सबसे पहली बार हमको देना है दूध छुड़ाने के तुरंत बाद, और दूसरा देना है मानसून के बाद, क्योंकि मानसून में जनरली जब ये एनिमल घास चरने जाता है तो उस घास में घोंगे की वजह से या वहां मिट्टी की वजह से उनमें जनरली ये कृमि आ जाता है। तो जैसे ही मानसून एक बार खत्म होता है, क्योंकि वहां पे नए नए ग्रासेस भी उत्पन्न हुआ रहता है और ग्रासेस में भी बहुत सारे कृमि रहता है, तो जैसा ही मानसून एक बार खत्म होता है तुरंत उसके बाद अपने एनिमल को एक बार कृमिनाशक दवाएं जरूर दें। और तीसरा अवस्था है जब हमको कृमिनाशक दवाएं देना चाहिए, वो है एक फीमेल को गर्भावस्था के पहले और दूसरे तिमाही में। जनरली हम लास्ट तिमाही में एडवांस प्रेगनेंसी में कृमिनाशक दवाओं को देना मना करते हैं, क्योंकि इसमें अबॉर्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन पहले स्टेज में, पहले तिमाही में और दूसरे तिमाही में जनरली इसमें अबॉर्शन नहीं होता, और एनिमल्स का डेवलपमेंट, उस बच्चे का डेवलपमेंट जनरली इससे बहुत ज्यादा अच्छा होता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर जब हम कृमिनाशक दवाएं एक एनिमल्स को जब देते हैं, एक बकरी को देते हैं, तो कौन कौन सी सावधानी जनरली हमको बरतनी चाहिए। तो सबसे पहली सावधानी है कि आपको फ्रीक्वेंटली किसी भी एनिमल को कृमिनाशक दवाएं नहीं देना है। आप उसके लिए एक रूटीन फिक्स कर लीजिए कि 3 से 4 महीने में ही हमको एक बार दवाइयां देना है, क्योंकि आप जितनी बार, क्योंकि जनरली जो मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं उनका जो इफिकेसी है, उनका जो क्षमता है किसी कीड़े को मारने का, वो 3 से 4 महीने रहता है। इसलिए हमको बार बार देने की जरूरत नहीं। अगर आप पर्टिकुलर एनिमल को बार बार कभी कृमिनाशक दवाएं देंगे तो उस पर्टिकुलर मेडिसिन के लिए उस एनिमल में एक रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगा। उसके बाद आप जितनी भी दवाएं आप देंगे वो कृमि को मार ही नहीं पाएगा। इसीलिए हमको फिक्स करके रखना है कि 3 से 4 महीने हमको एक बार कृमिनाशक दवाएं देना है। इसमें दूसरा कंडीशन है, केवल बहुत ही ज्यादा कमजोर पशुओं को देवें। ऐसा नहीं कि आप सारे के सारे पशुओं को एक साथ कृमिनाशक दवाएं दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। जो आपको अपने फार्म में एनिमल को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से एनिमल का हालत खराब है। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, मैं आगे बताऊंगा कि कैसे कैसे एनिमल को आपको जनरली देना है। लेकिन इसमें सारे के सारे एनिमल को एक साथ बिल्कुल भी दवाएं नहीं दीजिए। जनरली हम लोग किसी भी लॉट का, किसी भी एक फॉर्म का 10% एनिमल्स को हम लोग टारगेट करते हैं कृमिनाशक दवाएं देने के लिए। इसमें अगला सावधानी हमको बरतना है, हमको कुछ सिलेक्टेड एनिमल्स को ही देना है। जैसे सिलेक्टेड एनिमल में केवल दुबले पतले एनिमल्स को, कमजोर जानवर को, रूखे सूखे बाल वाले एनिमल को, दस्त वाले एनिमल को, गले के नीचे पानी वाले एनिमल्स को, पीलापन पलक वाले, इस पलक के नीचे में पीलापन आ जाता है और यहाँ ऊपर में लिखा है गले के नीचे पानी वाले, मीन्स यहाँ पे उसका पानी भर जाता है, वैसे एनिमल्स को ही हमको टारगेट करना है। हम लोग बार देख लेते हैं कि एग्जैक्टली ये दिखता है। देखिए आप यहाँ पे 4 फोटो देख सकते हैं। ये पहला पिक है। इस पिक में आप देख सकते हैं, पहले वाले पिक में देख सकते हैं एनिमल कितनी पतली दुबली है। यहाँ आप देख सकते हैं इसका पीछे वाला पोर्शन क्लियरली दिख रहा है। सेकंड पिक में अगर हम आप देखेंगे तो सेकंड पिक बिल्कुल इसका बाल रूखा सूखा है, बिल्कुल खुरदुरा जैसे आपको नजर आ रहा है। इसके बॉडी का शाइन बिल्कुल चले गया है। अगर हम तीसरे पिक की बात करें, आप ये तीसरे पिक में देख सकते हैं यहाँ पे पूरा दस्त की वजह से इसका पीछे वाला पोर्शन खराब हो गया है। अगर हम चौथे पिक की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं इसके गले के नीचे में इसके जबड़े पूरा पानी भरा हुआ है, इसको बॉटल जॉ बोलते हैं, यहाँ पे भरा हुआ है। ऐसे ही 4 एनिमल है जिस एनिमल को हमको कृमिनाशक दवाएं देना है। अब अगली सावधानी जो एक फार्मर को बरतना चाहिए, जब आप अपने एनिमल को कृमिनाशक दवाएं देते हैं तो कोशिश करें कि उसको इंजेक्शन के फॉर्म में बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि जनरली ये जो कृमि है उसके पेट में रहता है और जब उसको आप खाने वाले दवाइयां देते हैं तो सीधा सीधा उसके पेट में जाता है और बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट ये करता है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है खिलाने वाला दवाई तभी आप इंजेक्शन का यूज करें, अदरवाइज आपके पास ऑप्शन है तो बिल्कुल भी बकरियों को खासकर कृमिनाशक दवाई इंजेक्शन के फॉर्म में नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसका इफेक्ट काफी कम रहता है। अगली सावधानी हमको बरतना है कि सभी बकरियों को एक साथ कभी भी कृमिनाशक दवाएं नहीं देना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपको उसके 10% एनिमल्स को कृमिनाशक दवाएं दे। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एनिमल को हमको सेलेक्ट करना है कि कैसे कैसे एनिमल्स को हमको कृमिनाशक दवाएं देना है। उसमें मैंने 4 कंडीशन बताया था। वो 4 कंडीशन आप पहले पीछे आप इस वीडियो के जाके देख सकते हैं। कि पहला कंडीशन था कि अगर उसका बाल बिल्कुल रफ है तो उसको देना है। सेकंड कंडीशन था अगर वो दस्त कर रही है तब देना है। तीसरा कंडीशन था अगर वो पतली दुबली हो गई तब देना। चौथा कंडीशन था अगर उसको बॉटल जॉ हो गया, उसे गले के नीचे पानी भर गया है तो देना है। ऐसे जब भी आप कृमिनाशक दवाएं देने का प्लान करते हैं तो आप ऐसे एनिमल्स को अपने फार्म में खोज लें और इन्हीं एनिमल को एक बार में आप कृमिनाशक दवाएं दें। सारे एनिमल को एक बार बिल्कुल भी नहीं देना और हेल्दी एनिमल अगर है तो उसको तो बिल्कुल भी नहीं देना है।
इसमें अगली सावधानी जो किसान को बरतना चाहिए वो है कि कभी भी अपने एनिमल को बहुत जल्दी बहुत फ्रिक्वेंटली उस कृमिनाशक को दवाओं को नहीं देना चाहिए, ना ही कम मात्रा में आपको उसको दवाई देना चाहिए, क्योंकि अगर बार बार उसको कम मात्रा में आप दवाई देते हैं तो इस दवाई के लिए उस पर्टिकुलर जो कृमि है उसके ऊपर एक रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। इसके बाद आप कुछ भी कर लें उस पर्टिकुलर दवाई से वो कृमि मरेगा ही नहीं। इसके लिए ध्यान रखें कि आप बहुत जल्दी हर महीने में या हर 15 दिन में बिल्कुल भी आपको कृमिनाशक दवाएं नहीं देना है, और कम मात्रा में जितना उसका डोज रिकमेंडेड है उसी डोज के अनुसार उसको आपको दवाई देना है, और इसके लिए आप अपने डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर लें। इसमें अगला पॉइंट ये 9th वाला पॉइंट, जैसे मैंने पहले कहा था, यहां पे मैंने बताया था कि अपने एनिमल के सिर्फ 10% एनिमल्स को ही आपको कृमिनाशक दवाएं देना है। ये वाला जो 9th वाला पार्ट लगभग उसी के सिमिलर है। आपके फॉर्म में जितने भी एनिमल्स हैं उसके लगभग 20% लेके 30% एनिमल में ही 80% कृमि निवास करता है। तो हमको ये 20 से 30% एनिमल को पहले टारगेट करना होता है और इन्हीं को हमको डीवर्म करके उस एनिमल के जो कृमि को खत्म करना होता है। इसके लिए सबसे पहले आप 10% के एनिमल को सेलेक्ट कीजिए जो उस टाइम आपको लग रहा है कि इसको देने की जरूरत है। एक साथ कभी भी आपको फार्म में पूरे कृमिनाशक दवाओं को यूज नहीं करना है। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो कोशिश करें पशुओं को जुलाई और अगस्त में चरने के लिए ना भेजिए। जुलाई का माह आप समझ सकते हैं, जुलाई का माह और अगस्त का माह, ये जुलाई का माह वही बरसात के बाद का बरसात का टाइम होता है जिसमें घास उगना स्टार्ट होता है और उसमें जो परजीवी बहुत ज्यादा रहता है, वहां पे घोंघे आपको बहुत ज्यादा मिलेगा और उस जगह में जितने ये कृमि है वो कहीं ना कहीं वहां बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको उस एनिमल को चरने के लिए बिल्कुल भी वहां पे नहीं भेजना चाहिए। अदरवाइज आप चरने के लिए भेजेंगे तो इन्हीं ये चराई वाले स्थान से आपके एनिमल्स को ये कृमि लग जाएगा। लेकिन अगर आपके पास में कोई साधन नहीं है और आपको भेजना ही पड़े वो आपको उस पास्चर लैंड में अपने एनिमल्स को चराने के लिए, तो कोशिश करें कि जो छोटे छोटे घास होते हैं वही चारागाह में आप उसको भेजें। बड़े चारागाह में उसको बिल्कुल भी ना भेजें, क्योंकि जनरली एक कृमि है उसके पत्तियों पे निवास करते हैं। जो घोंघे है, घोंघे के अंदर में अगर कृमि है तो उसके पत्तियों में निवास करते हैं, और ये जनरली बड़े जो घास है उसी में निवास करता है। इसीलिए कोशिश करें कि अपने एनिमल को अगर भेजना ही पड़े तो जो छोटे छोटे ग्रास है, छोटे छोटे जो ग्रास है उसी लैंड में इसको चरने के लिए भेजें। इसमें अगली सावधानी आपको बरतना है, जब आप अपने एनिमल को कृमिनाशक दवाएं देने वाले होते हैं तो पशु को सबसे पहले 12 घंटे से लेकर 24 घंटे तक भूखा रखें। और एक बार जब 12 घंटे से लेकर 24 घंटे तक आप अपने एनिमल्स का भूखा रखते हैं उसके बाद ही आपको उसको खाने की चीजों में आप उस दवाई को देना है, ओरली देना है। इसमें इंजेक्शन के फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं देना। जैसे मैंने पहले कहा था कि बकरियों में खासकर इंजेक्शन कम इफेक्टिव होता है, लेकिन जो खिलाने वाली दवाइयां वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसीलिए कोशिश करें कि उसको उसके मुंह में ही दे, सीधा सीधा इंजेक्शन के फॉर्म में उसको ना दें। इसमें अगली सावधानी हमको बरतना है, जब भी आप नई बकरियां अपने फॉर्म में लाते हैं बाहर के फॉर्म से लेके, तो सबसे पहले 2 या 2 से अधिक समूह वाली कृमिनाशक दवाएं दें, उसके बाद समूह मिलाएं। जी हाँ, फिर इसके लिए आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से, आप जो भी किसी डॉक्टर से आप कंसल्टेंसी लेते हैं उस डॉक्टर से एक बार जरूर पूछ लें कि ये 2 ग्रुप कौन कौन सा होता है, हमको कौन कौन से दवाएं मिला के अपने बकरियों को इसमें देना है। इसका रीजन ये है कि मैंने पहले भी बताया था कि जनरली एनिमल के बॉडी में 3 टाइप का इंटरनल पैरासाइट होता है। पहला तो है एक पत्ता कृमि, फिर फीता कृमि, फिर एक गोल कृमि। तो ये सारे कृमि के लिए अलग अलग दवाइयां इफेक्टिव रहता है। इसीलिए कोशिश करें कि 2 या 2 से अधिक समूह की जो दवाएं उसको मिला के ही अपने एनिमल को दें, और इसके लिए अपने डॉक्टर को एक बार जरूर पूछें। इसमें अगली सावधानी आपको बरतना है, अगर आप अपने एनिमल को दवाई देते हैं और आपको लगता है कि आपको डबल मात्रा में दवाई देना है, कई सारे ऐसे सिचुएशन है, तो ऐसे सिचुएशन में उस डबल मात्रा को एक साथ कभी भी उसको ना दें। उस मात्रा को 2 बराबर बराबर भागों में बांट लें, एक को आप मॉर्निंग में कर दें और इवनिंग में कर दें। ऐसे करके आपको मैनेज इसको करना चाहिए। फ्रेंड्स, अब ये रही कुछ कृमिनाशक दवाओं के बारे में, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। ये एल्बेंडाजोल है, ये इस नाम से एल्बोमार के नाम से आता है। इस सेकेंड में आइवरमेक्टिन है, ये भी दूसरे ग्रुप का है। यहाँ पे हाईटेक दवाई है, ये फेनबेंडाजोल है जो पानाक्योर के नाम से आता है, और ये ऑक्सीफेंडाजोल है जो बोजोन के नाम से। ये कुछ दवाइयां हैं जो आपको मेडिकल में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, आपको मैं यही सलाह देना चाहूंगा, जब भी आपको ये कृमिनाशक दवाई अपने एनिमल्स को देना होगा, आप प्लीज अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। और अगर आपको मुझसे सलाह लेना तो नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप वहां से मुझको कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।